हाय बच्चों, फंक्शन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं, एग्जांपल से इस चैप्टर को और फील करने की कोशिश करते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व हम कैसे करते हैं और कितने टाइप की प्रॉब्लम हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी आपको पीछे। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को नोट करें, वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। ये सिंपल प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करना है कि आप वीडियो पॉज करेंगे, प्रॉब्लम को नोट करेंगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन जो डिस्कस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में खास बात ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलती है। तो ऑब्जर्व करें कि 1/2023 और 2023 ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स की बात करते हैं। 1/2023 प्लस 2022/2023। इन दोनों नंबर्स का अगर आप एडिशन करते हो तो 2023 1 प्लस 2022 और ये आपका 2023/2023 मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका एडिशन 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार इससे पहले जो नंबर होगा, मतलब ये सीक्वेंस कुछ ऐसे चल रही है। f के अंदर है 1/2023, फिर f के अंदर है 2/2023 प्लस f के अंदर है 3/2023। ये शुरू के 3 हो गए। अब आखिरी के 3 अगर देखें तो वो आएंगे f ऑफ, आखिरी में आएगा f ऑफ 2022/2023। इससे पहले आएगा f ऑफ 2021/2023 और इससे पहले आएगा 2020/2023। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट और लास्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर का एडिशन 1 आ रहा है और सिमिलरली इस नंबर और इस नंबर के एडिशन जो है वो 1 आ रहा है और ये आर्ग्यूमेंट का जो एडिशन है वो भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि अगर ये सीक्वेंस का सम s है तो हम ये देखें कि f के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है, इन दोनों का एडिशन 1 आए तो इस एक्सप्रेशन का क्या होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं f ऑफ t प्लस f ऑफ 1 माइनस टी, f के अंदर t प्लस f के अंदर 1 माइनस टी। देखो इन दोनों आर्ग्यूमेंट का एडिशन है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी वो देखना है। तो f ऑफ t आपका है, इसमें t रख दो, 2/2x अपॉन 2/2t, ओके, 2t प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2/2 टाइम्स t की जगह 1 माइनस टी अपॉन 2/2 टाइम्स 1 माइनस टी प्लस 2। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं अपन लोग। ध्यान से देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में और वो ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दें तो 2t माइनस 1 अपॉन 2/2t माइनस 1 प्लस 1 आ गया। मतलब मैंने 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 2/2t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2/2 माइनस 2t अपॉन 2/2 माइनस 2t प्लस 2। मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे 2/2t से मल्टीप्लाई कर दें, 2/2t से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दें, मतलब 2/2t माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से ये क्या बनेगा वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट 2/2t माइनस 2 से ही आप मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनता है। ये आपका आ गया 2/2t माइनस 1 अपॉन 2/2t माइनस 1 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है 1 अपॉन 1 प्लस 2/2t माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट ft प्लस f ऑफ 1 माइनस t will be equal to 1. So we have got a result that f of t plus f of 1 minus t will be equal to 1. ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रख रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। नाउ इस s को अब हम दोबारा लिखेंगे और रिवर्स करके लिखेंगे। f ऑफ 2022 अपॉन 2023 प्लस f ऑफ 2021 अपॉन 2023 प्लस f ऑफ 2020 अपॉन 2023।
एफ 2020 अपॉन 2023 के नीचे आप लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो थर्ड टर्म यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन 2023 प्लस एफ ऑफ, रिवर्स लिख रहे हैं तो 3 अपॉन 2023, इसके बाद 2 और उसके बाद 1, 2023 प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन 2023। इन दोनों को आप ऐड कर दें, s प्लस एस 2s, और ये एडिशन आपका आया f ऑफ 1, ये जो क्वांटिटी है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट का एडिशन 1 है, तो द एडिशन ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू 1, तो 1 प्लस ये भी 1 आएगा, और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 1 है यहाँ तक 1 आता रहेगा, और ये जो 1 है ये कुल मिलाकर 2022 टाइम्स आएगा, सो दिस विल बी 2022 टाइम्स, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2022 इज 2s, और आपसे s का वैल्यू पूछा था तो उसका वैल्यू आ गया 1011। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1011। ये दूसरा सवाल है, आप इस सवाल को नोट करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको देखकर आप जज करें कि इसका रेंज जब x का इंटरवल 2 to 6 है तो क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना जरूरी है कि जब x का वैल्यू 2 से 6 होगा तो यहाँ पर हर एक इंटीजर पर अगर इसको ब्रेक करें इस इंटरवल को, मतलब जब x का वैल्यू 2 से 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 होगा। जब x का वैल्यू 3 से 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3 होगा। जब x का वैल्यू 4 to 5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 4 होगा, और जब x का वैल्यू 5 to 6 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 5 होगा। तो एक्चुअली में इन वैल्यूज के बदलने की वजह से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बदलने की वजह से इस फंक्शन की वैल्यू भी बदल जाएगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू 2 से 3 है, और fx की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर fx की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां fx की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट को अब समझते हुए यहां पर fx जिस भी इंटरवल में लाई कर रहा है उस इंटरवल के हिसाब से fx की वैल्यू बदल रही है, तो मुझे fx की रेंज इसी इंटरवल में निकालनी है। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझ सकता हूं कि ऊपर तो कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल पार्ट है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं अगर एफ एक्स के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी रेंज किसी इंटरवल में कैसे निकालेंगे जहां पर के कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर के केस में यहाँ पर जो इंटरवल है वो 4 to 5 है, तो इन इंटरवल 2 to 6, इन इंटरवल 2 to 6 ये जो वैल्यू है फंक्शन की ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इंक्रीज करेगा, 2 से 6 जाने में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंक्रीज करेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो डिक्रीज करेगा, और अगर इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो डिक्रीज करेगा। तो इससे समझ में आया कि जो के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब x का वैल्यू 2 से 3 है तो ये वाला फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3 पर आएगा, तो 2 अपॉन, और 3 पर ओपन है तो यहां पर भी ओपन लगाएंगे, 2 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 2 अपॉन, यहां पे 2 रख देंगे, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये इस इंटरवल की रेंज आ जाएगी। तो और ये वैल्यू आ रही है 2/10 से 2/5, दैट इज 2/5 पर क्लोज होगा, दैट इज इक्वल टू 1/5 टू 2/5। ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कवर हो रही है 1/5 से 2/5 की रेंज में, जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में जा रहा है। अब इस रेंज में भी 3 से 4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू जो कवर हो रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं। 4 पर ओपन है, यहाँ पर 4 पर जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आखिरी में वैल्यू कम हो जाएगी, तो 4 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 अपॉन 1 प्लस 4 स्क्वायर कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर, so it becomes equal to
3/17 कॉमा 3/10। ठीक है। इसी प्रकार इस फंक्शन में 4 to 5 की बात करें, 5 पर वैल्यू कम होगी तो ये बनेगा 4/26 कॉमा इट्स 4/1 + 5 स्क्वायर कॉमा 4/1 + 4 स्क्वायर क्लोज, विच विल बी इक्वल टू 4/26 that is 2/13 to 4/17, and in the last this will be covering the values from 5/1 + 5 square comma 5/1 + 6 square, 1 + 6 square, यहां पर 6 आएगा, यहां 5 आएगा, और दिस विल बी इक्वल टू, मतलब हायर पर लोअर आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यह आएगा 5/37 comma 5/26. So range of this function will be equal to the union of all these sets, and that will be 5/37 comma 5/26, सबसे छोटा नंबर, ये सबसे छोटा वैल्यूज कवर कर रहा है। उसके बाद 2/13 से 4/17 यूनियन 3/17 कॉमा 3/10 यूनियन 1/5 कॉमा 2/5। अगर इन सब का यूनियन के बारे में विचार करूं और आराम से हम लोग सोचें तो यहाँ 26 से 2/13 को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये 4/26 है, तो आप देख सकते हो कि 5/26 इस 4/26 से आगे निकल गया। ठीक है, 4/17 इस 13/17 से आगे निकल गया। तो हो क्या रहा है, जब सबका यूनियन लूंगा तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं 3/10 और 1/5 को कंपेयर करें तो इट्स 2/10। ओके, तो जब सबका यूनियन लूंगा तो यहां पर ये सारी की सारी वैल्यू कवर होते हुए नजर आ रही है, दैट इज 5/37 से लेकर 2/5 तक की सारी वैल्यूज कवर हो रही है, बीच में कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, जो इंटरवल है सारे के सारे यूनियन लेने पर पूरा एक साथ कंबाइन हो जा रहा है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया। बच्चों, ये दूसरी प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, आप लोग वीडियो पॉज करके इस प्रॉब्लम को नोट कर लें और उसके बाद फिर खुद से ट्राई करें और फिर अपन डिस्कस करते हैं कि सॉल्व कैसे होगी। देखिए यहाँ पर FOG इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि FOG x को मैं HX बोल देता हूँ, ठीक है ना, और आपसे इनडायरेक्टली H इनवर्स x लिखा हुआ है ना, H इनवर्स x इज x - 7/2 होल पावर 1/3। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप यहाँ से HX निकाल दें। कैसे निकालेंगे, आप इसे थोड़ी देर के लिए y मान लें और दोनों तरफ क्यूब करें, और ये x - 7 इक्वल टू 2y³ और x विल बी इक्वल टू 2y³ + 7। तो इस x को आप रिप्लेस करें HX से और y को रिप्लेस करें x से, तो ये एक्चुअली H इनवर्स x का इनवर्स है, मतलब ये आपका HX है। सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग हियर that we have got the value of FOGX, which is 2x³ + 7, and this is f of gx, that is 2x³ + 7। ठीक है, अब कुछ खास बात विशेष लग नहीं रही है, तो f के अंदर gx अगर हम रख देते हैं और फिर इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो f के अंदर gx का मतलब हो गया, जहां भी f में x है वहां gx रखेंगे, तो इट्स a टाइम्स gx -3 इक्वल, नाउ gx की वैल्यू यहां से रख देते हैं, a टाइम्स x पावर b + c -3 इक्वल टू 2x³ + 7। ठीक है, सो इट्स ax पावर b + ac -3 इक्वल टू 2x³ + 7। सो जस्ट वी नीड टू कंपेयर, और यहाँ पर ABC नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, तो उसी बात को फॉलो करते हुए ये एक आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब बाकी चीजें हमें कंपेयर करनी पड़ेगी। तो A का वैल्यू 2 दिख रहा है, B का वैल्यू 3 दिख रहा है,
और AC माइनस 3 का वैल्यू 7 दिख रहा है, A का वैल्यू 2, तो ये आ गया 2C माइनस 3 इक्वल टू 7, तो C इक्वल टू 5। तो ABC तीनों की वैल्यूज आ गई है अपने पास। अब आपसे आगे जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। FOG ऑफ AC पूछा है, तो FOG ऑफ AC, FOG हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2x क्यूब प्लस 7। सो इससे आपसे पूछा जा रहा है कि 2AC क्यूब प्लस 7 और A इंटू C, A आपका 2 है, C आपका 5 है, सो इट्स 2 टाइम्स 2 इंटू 5 क्यूब प्लस 7, सो इट इज कमिंग टू बी 2 multiplied by 10 power 3, that is 1000 plus 7, so it's 2007। ठीक है, उसके बाद GOF की बात करते हैं, G के अंदर FX बनाने की बात करते हैं। तो GOFX कैसे बनेगा? GOFX, G के अंदर FX, तो ये बनेगा FX होल पावर B प्लस C, और FX का वैल्यू है आपके पास AX प्लस माइनस 3, सो इट्स AX माइनस 3 होल पावर B प्लस C, और A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 3 है और 5 है, सो इट्स 2x माइनस 3 होल पावर 3 प्लस 5। सो अब आपसे पूछा है G ऑफ एफ बी, गॉफ B मतलब गॉफ के अंदर हम 3 रख रहे हैं, एंड दिस विल बी 2 इंटू 3, ये गॉफ है, इसमें 3 रखना है x की जगह, माइनस 3 क्यूब प्लस 5, सो 6 माइनस 3 इज 3, 3 क्यूब इज 27 प्लस 5 एंड दिस इज 32। आपसे क्वेश्चन में इन दोनों का एडिशन पूछा है, दिस प्लस दिस, सो आंसर विल बी इक्वल टू 2007 प्लस 32, that is 2039. So this is the answer of this problem। और किस खूबसूरत तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है वो आप देखें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बच्चों ये आपके सामने दूसरा सवाल है, क्वेश्चन को नोट करना है, बताने की जरूरत नहीं है, पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर डिस्कस करना है। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें कि fx की वैल्यू दे रखी है और f ऑफ fx निकालने को बोला है, और f ऑफ fx ऐड करके gx का वैल्यू लिखा हुआ है और g1 का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो क्या करना है हमें, पहले इस एक्सप्रेशन को f ऑफ fx को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 माइनस एक्स पावर 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स पावर 25 होल पावर 1 बाई 50 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी, a प्लस बी बन गया, तो ये 4 माइनस एक्स पावर 50 होल पावर 1 बाई 50 लिखा हुआ है, और ये fx का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि fx होल पावर 50 विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स पावर 50। ये अभी हमको समझ में आ गया कि fx का वैल्यू हमारे सामने मिल गया, fx पावर 50 का वैल्यू आ गया। अब बात करते हैं f ऑफ fx की। तो f ऑफ fx का जो वैल्यू होगा, f ऑफ fx मतलब जहां जहां भी x है वहां पर आप fx रख दो। तो इसी में मैंने रिप्लेस x बाई fx, तो ये इक्वेशन मेरे को मिलती है, ये रिलेशन मिलता है 4 माइनस fx होल पावर 50। अब कहानी ये आती है कि fx होल पावर 50 का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, दैट इज 4 माइनस एक्स पावर 50, सो इट इज x पावर 50। नाउ वी हैव गॉट समथिंग, व्हाट वी हैव गॉट दैट f of fx होल पावर 50 इज एक्चुअली x पावर 50। अब द फैक्ट इज दिस, fx जो है किसी नंबर के ऊपर 1/इवन पावर है। 1/इवन पावर जब भी आती है मतलब 1/2 पावर, 1/4 पावर, तो इनकी जो वैल्यू है वो आपको जो डिफाइन की गई है वो कुछ इस तरह से है कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए f ऑफ fx की वैल्यू हम लोग x कंसिडर करेंगे, माइनस x कंसिडर नहीं करेंगे। f ऑफ fx मिल चुका है, अब गेम ओवर हो गया। यहाँ पर gx की वैल्यू जो डिफाइन करनी है उसको देख लेते हैं। तो gx आपका आएगा f ऑफ fx, that is f of fx प्लस f of fx। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर f of fx is x and this is x, so gx is fx plus x। gx की वैल्यू fx plus x निकालने के बाद आपसे क्वेश्चन में g of 1 का वैल्यू पूछा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है। g1 के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे इट विल बी f of 1 plus 1। अब f of 1 की वैल्यू के लिए हम यहां से इसका यूज करेंगे कि f of 1 के लिए हम बोल सकते हैं कि x की जगह 1 रख दो, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो 3 पावर 1 बाई 50, सो 3 पावर 1 बाई 50 प्लस 1 आ गया। सो इन एनी केस अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि 3 पावर हाफ का वैल्यू जो होता है,
3 पावर हाफ का वैल्यू हो जाता है 1.732 होता है। 1/50 है हमेशा 1 से बड़ा होगा, और चूंकि ये हाफ जो है 2 से कम आ चुका है, तो 3 पावर 1/50 भी 2 से कम ही होगा। तो ये समझ में आएगा 3 पावर 1/50 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। ये क्लियर हो गया हमारे पास कि वह 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ G1 पूछा है, सो दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज से 1 पॉइंट सम नंबर 1 पॉइंट सम 03 और 02 और प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो इट विल बी इक्वल टू 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। इस क्वेश्चन में फॉग और गॉफ निकालने को बोला है, FOG और GOF। तो वो कैसे करेंगे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं FOG अगर निकालना है तो सबसे पहली कैलकुलेशन FOGX के लिए करते हैं। FOGX का मतलब क्या, F के अंदर हमें GX रखना है, ठीक है। तो अब जब F के अंदर GX रखना है तो इट विल बी इस FX में जहां जहां X है वहां रख देंगे GX। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि जो GX जो डिफाइंड है, मतलब जो FX जो डिफाइंड है वो X 0 से 4 के लिए, तो FX की पूरी डेफिनेशन में ये इनइक्वालिटी भी आ रही है, तो इसमें भी X की जगह GX रखना पड़ेगा। तो मतलब GX जो है जब 0 से 4 है तब हम इसको रखेंगे, मतलब जहां जहां X है वहां हमने GX रख दिया। अब अगेन समस्या ये आती है कि GX की वैल्यू तो ये है और ये इस इंटरवल में लाई कर रही है, लेकिन GX की वैल्यू 0 से 4 हो रही है कि नहीं हो रही, कहां हो रही है, कैसी हो रही है, ये हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो वैल्यूज को विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच है, वो है ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, GX की वैल्यूज को देखने के लिए GX का ग्राफ बनाएंगे। सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ GX। ठीक है, और कैसे बनाएंगे देखो, 2 माइनस मॉड x है तो y इक्वल टू GX का ग्राफ बनाने वाले हैं। सो x इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 1, 0 रखने पर वैल्यू आ रही है 2, और 3 रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है -1, और 2 रखने पर वैल्यू 0 आ रही है। तो 1, थोड़ा स्केल से ही कर लेते हैं, ये लेंथ 1 है, ये 1 है, यहां पर 2, यहां 1 और यहां 3 रखने पर वैल्यू आ रही है -1, तो हाइट सेम रखेंगे। और अभी 2 रखने पर 0, तो यहां से ग्राफ पास हो रहा है, ये ग्राफ आपका बना GX का। ये ग्राफ GX का बना। अब बात ये आती है कि GX की वैल्यू 0 से 4 हमें चाहिए, मतलब 0 से 4, तो ये y है, तो GX की रेंज जो अगर आप देखें तो इसमें x का इंटरवल -1 से 3 है, तो -1 से 3 में GX मूव कर रहा है, तो -1 से 3 में 0 से 4 कहां हो रहा है। तो हम देखें कि एक तो ये हिस्सा है जहां पर ये 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो पूरी तरह से 0 से 4 के बीच में नहीं है, 0 से 2 के बीच में तो हिस्सा आ रहा है, तो एक हिस्सा ये आ रहा है और एक हिस्सा ये आ रहा है। अगर मैं 0 नेगेटिव के लिए GX को देखूं तो GX को डिफाइन कर सकता हूं मैं कुछ ऐसे, 2 माइनस मॉड x, और इसको मैं डिफाइन करूंगा जब x जो है आपका 0 से छोटा और -1 के बीच में, तो ये वैल्यू आएगी 2 प्लस x, और x जब आपका 0 से 3 के बीच में, तो ये वैल्यू आएगी 2 माइनस x। तो ये जो डेफिनेशन है ये है 2 प्लस x, और ये डेफिनेशन है 2 माइनस x। तो 0 से 4 के बीच में हमारे पास दो डेफिनेशन कवर हो रही है। आप इसको बोल सकते हैं इट इज डेफिनेशन नंबर 1 एंड इट इज डेफिनेशन नंबर 2। तो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, GX 0 से 4 देखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं फिर से बताता हूं, फिर से समराइज करता हूं यहां पर कि हमें f ऑफ GX निकालना था। GX की हमारे पास एक्चुअली में दो डेफिनेशंस है, या तो 2 प्लस x या 2 माइनस x। तो यहां पर 2 प्लस x रखना है कि 2 माइनस x रखना है, लड़ाई इस बात की है। तो जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है कि 2 प्लस x रखना है या 2 माइनस x रखना है। वैसे तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 प्लस x रखते हो या 2 माइनस x रखते हो, 2 से -2 करके कैंसिल हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली सीधे सीधे आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर इंटरवल्स में से डिफाइन करना है और किस इंटरवल के लिए कहां से कहां तक डिफाइंड है, उसके लिए हमें कंपैरिजन करना जरूरी है। तो GX 0 से 4 होना चाहिए, तो 0 से 4 के बीच में GX जो वैल्यू दिख रहा है, तो GX का ग्राफ 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा
किस x के लिए दिख रहा है, वो ये साफ दिख रहा है कि जब x -1 से 2 के बीच में होगा या -1 और 2 होगा तब gx 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो -1 से 2 के बीच में होगा, तब जाके gx इस gx की वैल्यू इसमें रखने के लायक होगी, f के अंदर रखने के लायक होगी। तो इसकी वजह से ये इंटरवल कवर हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, gx की वैल्यू 0 से 4 के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए gx का ग्राफ बनाया गया और इसका x का वैल्यू रख दिया गया। क्योंकि gx की 2 माइनस मॉड x रखने पर यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों ही केसेस में सेम वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ बोलूंगा कि -1 प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड x, -2 दिख रहा है और 2 माइनस 2 आपका कट गया और माइनस मॉड x का मॉड हो गया मॉड x, सो दिस विल बी -1 प्लस मॉड x और ये आपका आ गया x जब -1 से 2 के बीच में। सो आई कैन से दैट f ऑफ gx is clearly equal to -1 plus mod x when x is defined from -1 to 2. So f of gx हमने बहुत आराम से, बहुत इज्जत से कैलकुलेट कर लिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं gx को कैलकुलेट कर, g of fx को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो g of fx कैलकुलेट करना है तो सेम कहानी के बारे में सोचेंगे। g of fx का मतलब हो गया गॉफ। सो दिस विल बी व्हाट इट इज gx, मतलब जहां जहां x है gx में जहां जहां x है वहां x की जगह fx रखना है। तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा 2 माइनस मॉड ऑफ fx, 2 माइनस मॉड ऑफ fx। अब fx की जो वैल्यू है वो इसके हिसाब से चलेगी और ये gx जिस x के लिए डिफाइंड है वो -1 से 3 है, तो यहां पर भी इसको डिफाइन होने के लिए fx को -1 से 3 होना पड़ेगा। मतलब जहां जहां x है वहां वहां fx रख दिया, तो gx में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने fx रख दिया। अब fx -1 से 3 कहां होगा, उसके लिए हम y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका ग्राफ 0 से 4 में ड्रॉ करेगा। 0 रखने पर इसका वैल्यू आ रहा है 1 और 2 पर इसका वैल्यू -1 आ रहा है। और 3 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है और 1 रखने पर भी वैल्यू 0 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा और 4 रखने पर वैल्यू 1 आ रहा है। डेफिनेशन की बात करें, fx को डिफाइन करें -1 प्लस मॉड ऑफ x -2, तो यहां पर इसको बोलेंगे जब x 2 से छोटा और 0 के बीच में है तो इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस 2 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, और जब x 2 से बड़ा और 4 से छोटा है तो x की वैल्यू आएगी x माइनस 3, fx की वैल्यू आएगी x माइनस 3। सो दिस इज 1 माइनस एक्स एंड दिस इज 3x माइनस 3। ठीक है, अब fx की दो वैल्यूज हैं यहां पर, इस जगह पर fx की दो वैल्यूज रखनी पड़ेगी, या तो 1 माइनस एक्स रखनी है या x माइनस 3 रखनी है, हमें नहीं पता क्या रखनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर डिफाइन करना है fx 1 से 3 के बीच में। तो fx -1 से 3 के बीच में, यस पूरी तरह से fx -1 से 3 के बीच में, तो इसका मतलब पूरा पूरा fx ही रखना अलाउड है हमारे लिए। तो हम यहां पर बोल देंगे इट विल बी 2 टाइम्स माइनस 2 माइनस fx, fx मतलब पूरा पूरा fx रख दो, एंड दिस fx विल बी फ्रॉम -1 से 3, और इसमें x का जो वैल्यू कवर हो रहा है वो कहां से कहां तक कवर हो रहा है, 0 से 4 तक पूरा वैल्यू कवर हो रहा है, क्योंकि इस पूरी रेंज में fx -1 से 3 है, तो यहां पर कोई भी जो x की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, एंड दिस गिव्स अस g of fx. So I can finally conclude that GOF will be 2 minus mod of x minus 2 minus 1 when x is defined from 0 to 4. So this is the answer of this question. f o g निकाल चुका हूं और ये g o f भी निकाल चुका हूं। किसी फंक्शन को ऑड या इवन अगर पता लगाना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल टेस्ट है, f of minus x minus fx अगर 0 आ जाए तो वो इवन होगा, और f of माइनस एक्स प्लस एफ एक्स अगर 0 आ जाए तो वो ऑड होगा, और इन दोनों में से कोई भी 0 ना आए तो फिर वो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। तो यहां पर इस फंक्शन में हम लोग f of माइनस एक्स डिफाइन करेंगे, तो आएगा x की जगह माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस -1
प्लस माइनस एक्स बाई टू प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ई पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस 1, और इसको थोड़ा सा माइनस इंटरचेंज कर दो तो x ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 1। तो ये आपके सामने f ऑफ माइनस एक्स आ गया, ये आपका fx है। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करो, इसमें fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स ट्राई करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने में यहां पर इसका डिनोमिनेटर सेम है और ये आपके सामने बनेगा x माइनस एक्स ई पावर एक्स, और सब्ट्रैक्ट करने पर x बाई टू माइनस ऑफ x बाई टू माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और 1 माइनस 1 0 आ गया। सो दिस कम्स टू बी x, और इसको भी आप देखो तो ये माइनस एक्स आ रहा है, सो माइनस एक्स प्लस एक्स इट इज कमिंग एज 0। सो एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आ गया। तो ये फंक्शन आपका इवन है। इवन फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये कुछ चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसा इस तरफ दिखेगा वैसा इस तरफ दिखेगा, तो ये इवन की पहचान है। और ऑड फंक्शन जो है ये ऐसा इवन होगा, और ऑड फंक्शन जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, मतलब जैसा ओरिजिन के इस तरफ दिखेगा तो वैसा ही ओरिजिन के इस तरफ दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है हमको कि ये सिमेट्रिसिटी जो है ऑड की वो इस तरफ होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो वैसे ही फोर्थ में होगा। और इवन की सिमेट्रिसिटी कुछ ऐसी होती है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सो दैट इज द डिस्कशन अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन। इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। चलो ऑन टू तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 1 1 है कि नहीं है ये अपन भी वेरीफाई कर सकते हैं। x जो है वो 1 से 3 के बीच में है ना, x 1 से 3 के बीच में है। x जब 1 से 3 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला जो पार्ट है इसको ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसका जो वर्टेक्स है वो -3/2 है, इसका -b/2 है जो है वो -3/2 है। तो -3/2 और 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो ये कुछ ऐसा है। तो 1 से 3 के बीच में ये जो क्वाड्रेटिक है ये इंक्रीजिंग है, तो ये 1 1 की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना। मतलब 1 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो जो y आएगा वो एक ही x के लिए आएगा। दूसरा log जो है अगर उसके अंदर 1 1 वैल्यू जाती है तो उसका आउटपुट भी 1 1 ही आता है। तो ओवरऑल fx जो है वो 1 1 फंक्शन हो गया। fx 1 1 फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मैं अब यहाँ पर ये डिस्कस करूंगा कि इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाए। तो y इक्वल टू, हम fx को y मान लेंगे और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। x का इंटरवल जिस रेंज में निकालना है वो 1 से 3 है, और इसके करस्पॉन्डिंग y जो निकलेगा तो x इक्वल टू 1 आप रख दीजिए, तो वो आएगा आपका log ऑफ 5 और 3 आप रख दीजिए, दैट इज 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, सो log ऑफ 19। सो यहां पर x का वैल्यू जब 1 से 3 है तो y का वैल्यू log 5 से log 19 आ जाएगा। अब x का वैल्यू y की फॉर्म में निकालने को इनवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, e पावर y एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब एक क्वाड्रेटिक हमें मिल रही है इस तरह से, और इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, x में क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a a1 है इंटू सी, 2 इंटू 1 2a। तो x का वैल्यू आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 4e पावर y अपॉन 2। इसके बाद हम ये बोलेंगे x को f इनवर्स से रिप्लेस करें और y को x से। सो f इनवर्स x विल बी इक्वल टू आइदर 3 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस e पावर x 5 प्लस 4e पावर x बाई 2, और f इनवर्स x विल बी इक्वल टू -3 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 4e पावर x बाई 2। अब चूंकि फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब जो एक फंक्शन का इनवर्स है वो यूनिक ही होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि इनमें से
कौन सा इस फंक्शन के लिए इनवर्स है। तो उसको बताने का तरीका ये है कि x की वैल्यू 1 से 3 जा रही है, तो f का जो डिफाइनिंग इंटरवल है वो कुछ ऐसा होगा 1 से 3 टू log 5 से log 19, और इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं f इनवर्स को डिफाइन करूंगा वो इसका रिवर्स होगा, दैट इज log 5 टू log 19 टू 1 to 3। मतलब log 19 रखने पर मुझे वैल्यू जो है वो 3 मिलनी चाहिए। तो log 19 रखने पर यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 19 इंटू 4, इसमें वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसमें जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है और बचती है ये, मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो x इक्वल टू log 5 रखने पर इनवर्स में वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो log 5 रखने पर इनवर्स में जो वैल्यू 1 आ रही है वो इसी में आ रही है, इसमें 5 4 जा 25 माइनस 3, सो 25 का अंडर रूट 2 आ गया, 5 आ गया, 5 माइनस 3 2/2, तो इसी में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। तो इनवर्स जो है वो इस फंक्शन का यही होगा। तो इस तरह से हम इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप सॉल्व करके देखिए कि क्या कर सकते हैं। इसका रेंज निकालना है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स की इंटरवल दिया हुआ है 5/4 से 2, तो इन वैल्यूज के बीच में ये एक्सप्रेशन जो है, ये फंक्शन जो है, इसकी रेंज अपन को डेवलप करनी है। तो कैसे अपन इसको डिस्कस करेंगे, तो समझो कि fx में हमारे पास दो पोर्शन है, एक है ये मॉडुलस वाला और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझें कि जो x का इंटरवल है वो 5/4 से 2 है, और मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस का जीरो जो है, मतलब ये क्वांटिटी जीरो हो रही है, मतलब दिस इज जीरो, दैट इज 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इज 7/5। तो x जब 7/5 है तब ये जीरो हो रहा है। 7/5 एक ऐसा नंबर है जो 5/4 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब इस मॉडुलस के लिए हम कहेंगे कि जब x 7/5 से छोटा है और 5/4 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 7 माइनस 5x होगी, और x जब 7/5 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो इसकी वैल्यू 5x माइनस 7 होगी। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, 7/5 पर 0 और 5/4 पर इसकी जो वैल्यू आएगी 25/4 माइनस 7, सो 25/4 माइनस 7 दैट इज 25/4 माइनस 28/4 दैट इज 3/4। तो पॉजिटिव में 3/4 आएगी, मॉड लगा हुआ है इसलिए, तो 5/4 पर इसकी वैल्यू 3/4 आएगी, और 2 पर 7/4 पर 0 है, 2 पर इसकी वैल्यू 2 5 10, 10 माइनस 7 इज 3, सो 2 पर इसकी वैल्यू जो आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो ये मैंने 5/4 से 2 के बीच में इस मॉडुलस का ग्राफ बना दिया और एनालाइज कर लिया कि हाँ भाई इन वैल्यू, इसकी वैल्यूज 0 से 3 रहेगी, और इस इंटरवल में 0 से 3/4 होगी, और इस इंटरवल में 7/4 से 2 में ये 0 से 3 रहेगी। y कोऑर्डिनेट 0 से 3, y कोऑर्डिनेट 0 से 3/4 अकॉर्डिंग टू द इंटरवल्स। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। जो दूसरा फंक्शन है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया गया है वो है x² प्लस 2x। इंटरवल मेरा 5/4 से 2 है ना, तो इस इंटरवल पे बात करते हैं कि y इक्वल टू x² प्लस 2x का अगर ग्राफ ट्रेस करें, ग्राफिकल एनालिसिस करें, -2 0, ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा। तो 5/4 पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहां रख देते हैं। 5/4 पर जो वैल्यू आएगी 25/16 प्लस 10/4 दैट इज 65/16, मतलब अब 4 से थोड़ा ज्यादा, 4.1 समथिंग, 4.0 समथिंग, 01 टाइप कुछ। और जब मैं इसको
क्या ये कभी 1 पॉसिबल है? हाँ ये 1 होगा, और 2 रखने पर जो इसकी वैल्यू आ रही है, 2 रखते हैं, मतलब 5/4 से 2 का इंटरवल है, तो 2 रखने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो देखते हैं। तो 4 प्लस 4 दैट इज 8 आ रही है। 2 रखने पर इसकी वैल्यू 8 आ रही है। क्लियर? दूसरा इसमें एक पॉइंट है हमारा 7/5, ये 7/5 है, 7/4 नहीं है। तो 7/5 पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल दें, क्योंकि 7/5 इस वाले फंक्शन से आया है, पिछले वाले फंक्शन से। तो 7/5 पर जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर दें, 49/25 प्लस 14/5, तो 49 प्लस 70/5, 119/25। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 5/4 से 2 में ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग रहेगा, और ये वाला जो ग्राफ है ये डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में केवल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी, रेंज नहीं पूछी है। तो अगर मैं इस fx का मिनिमम वैल्यू पूछूं, तो मिनिमम वैल्यू की अगर अपन डिस्कशन करें तो ये बोल सकते हैं कि 5/4 से 7/5 के बीच में ये वैल्यू भी 5 से छोटी है, तो ये 4.8 समथिंग समझ लो, 4.89 समथिंग समझ लो। तो 5/4 से 7/5 के बीच में ये क्वांटिटी 4 पॉइंट समथिंग से 4 से बड़ी होगी और 5 से कम होगी। तो व्हेन x इज बिटवीन 5/4 टू 7/5, दिस x स्क्वायर प्लस 2x का बॉक्स जो वैल्यू है वो हमेशा 4 होगा। ठीक है, और इस रेंज में ये हमेशा 4 है, लेकिन 7/5 पर ये वाला फंक्शन हो गया मिनिमम, 0 हो चुका है। तो ये मिनिमम तब होगा, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू भी है, तो f की मिनिमम वैल्यू आएगी पहले वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, दैट इज 0, which is occurring at 7/5. This is at 7/5, and at 7/5 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी 4 आ रही है, मतलब इस रेंज में मिनिमम वैल्यू ही 7/5 से 5/4 के बीच में आ रही है, x स्क्वायर प्लस 2x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 4 होगी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई मिनिमम वैल्यू हमने निकाल दी। अब दूसरी कहानी समझ में आती है मैक्सिमम वैल्यू। तो fx का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट तब होगा जब 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की और 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसकी 8 है, तो ऐड कर दो 3 प्लस 8 दैट इज 11। तो मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है। सो आपसे पूछा सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मैं कहूंगा रिक्वायर्ड सम आपको मिलेगा 4 प्लस 11 दैट इज 15 is the answer. So this is a solution of this beautiful question and you can understand. ये सवाल आपके सामने, आप सोचिए इस सवाल का आंसर कैसे देना है, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए इसने पूछा है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। एक फंक्शन को 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। अगर मैं ये f जो डिफाइंड है वो सेट A से सेट B डिफाइंड है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर आप डिस्कस करोगे तो 50 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर आप डिस्कस करोगे तो वो भी 50 है। और इस केस में अगर 1 होना है तो 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए, तो ये 50 एलिमेंट्स इन 50 एलिमेंट से लिंक हो जाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 2 एलिमेंट मिलकर यहाँ पर एक एलिमेंट से इमेज बना रहे हो, इस केस में ये मैन-इवन हो जाएगा, तो ये हमें अलाउड नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि इधर 50 एलिमेंट्स है, तो इधर भी 50 एलिमेंट्स है, ये 50 है, ये 50 है, तो मैपिंग 1-to-1 होगी। तो ये क्लियर है कि जो कंडीशन यहाँ दे रखी है f3 ग्रेटर देन इक्वल टू f9 ग्रेटर देन इक्वल टू f15, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब f3 और f9 इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इधर भी 50 है और इधर भी 50 है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि f3 इक्वल टू f9 नहीं हो सकता और f9 इक्वल टू f15 नहीं हो सकता। तो f3 ग्रेटर देन f9 ग्रेटर देन f15 ग्रेटर देन f21 एंड सो ऑन f99 होना चाहिए। अगर मैं काउंट करूं कि कितने एलिमेंट्स का इमेज अपन को फिक्स कर दिया इन्होंने, मतलब ऑर्डर फिक्स कर दिया, तो अगर अपन देखें तो ये 3x1 है, ये 3x3 है, और ये 3x5 है, और ये आपका 3x33 है। मतलब 1 से लेकर 33
ऑड नंबर्स में काउंट करना है, तो कुल मिलाकर ये 17 नंबर्स है। दीज आर 17 एलिमेंट्स। तो 17 एलिमेंट्स का इमेज का ऑर्डर दे दिया कि हाईएस्ट इमेज F3 की होगी और लोवेस्ट इमेज F99 की होगी। तो सेट ए में मेरे पास यहां पर 1 3 5 7 9 इस तरह से 99 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में मेरे पास 2 4 6 इस तरह से 100 एलिमेंट्स, मतलब 99 तक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 100 तक है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 है दोनों में। और हमें ये फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ डिजाइन करना है, जो फाइनली ये कंक्लूड होती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा बोलूंगा कि केवल इन 3 9 15, मतलब इस इमेज में 3 9 और 15 इन एलिमेंट्स के लिए पहला ऑर्डर लिख देते हैं। तो ये कुल मिलाकर 17 एलिमेंट्स हैं। तो इन 50 में से 17 एलिमेंट्स चूज कर लो और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने का तरीका एक हो गया, ठीक है, और वो उसी ऑर्डर में 3 से लेकर 19 तक को अलॉट कर दो। अब बचे हमारे पास इन 50 में से 17 जमने के बाद यहां बचे 33 एलिमेंट्स, और यहां पर भी 33 एलिमेंट्स ही बचे। तो इन 33 एलिमेंट्स को इन 33 के साथ 33 फैक्टोरियल से एसोसिएट कर सकते हो, एंड दैट शुड बी द आंसर। इसको हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये 50C33 इंटू 33 फैक्टोरियल है, एंड दिस विल बी 50P33। तो जैसा भी सुटेबल आपको अवेलेबल ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिया होगा तो इसी फॉर्मेट में दिया होगा, अदरवाइज ये आपका आंसर है। हाँ बच्चों, ये प्रॉब्लम आप नोट कर लो और ट्राई करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि f of 2 plus x equal to f of 2 minus x है। तो what does it mean to us that this is x और यहाँ पर एक नंबर है 2। तो 2 के बाद x आगे जाने पर वैल्यू आएगी 2 plus x, और 2 से पहले x पीछे आने पर वैल्यू आएगी 2 minus x। तो बोल रहा है कि f of 2 minus x और f of 2 plus x इक्वल है। तो यहां पर अगर y कोऑर्डिनेट ये है तो यहां पर y कोऑर्डिनेट सेम है। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा 2 के इस तरफ होगा वैसा 2 के इस तरफ होगा, ये अपन को समझ में आ रहा है। सिमिलरली 7 plus x और 7 minus x में हमें समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन है वो 7 के अबाउट भी सिमेट्रिक है। जैसा 7 के राइट में है वैसा 7 के लेफ्ट में है। हो सकता है कॉनकेव अपवर्ड हो सकता है कॉनकेव डाउनवर्ड हो, मतलब कॉन्केविटी इज नॉट द कंसर्न, बस सिमेट्रिक है। जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ है। मतलब अगर 7 के लेफ्ट साइड में फंक्शन ऐसा हुआ तो यहां पर भी राइट साइड में फंक्शन ऐसा हुआ तो लेफ्ट साइड में भी फंक्शन ऐसा हुआ, सिमेट्रिक होना चाहिए। सो ये अपन को समझ में आता है। अब पूछा है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है और लीस्ट नंबर ऑफ रूट्स निकालने को बोला है fx इक्वल टू 0 के। सो व्हाट डज इट मीन टू अस? ये 2 है और ये 7 है। 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैंने मान लिया कि 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो फंक्शन अपन ने 2 पे पता नहीं कितना वैल्यू है, 7 पे भी कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता। 2 से पहले जो वैल्यू 0 पर आ रही है वो 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और अगर ये x एक्सिस है तो मैं इसको मार्क करूंगा, फंक्शन की वैल्यू x एक्सिस पर ही आएगी, तो यहां पर ये 0 पर रहेगी। और 2 से पहले 2 डिस्टेंस पीछे जाने पर 0 पर 0 है, तो 2 डिस्टेंस आगे जाने पर जो नंबर आएगा वो 4 होगा और उस पर भी वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 0 और 4 पर f0 विल बी इक्वल टू f4, एंड दोनों का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है f0 0 है और f of 2 plus x इक्वल टू f of 2 minus x। और मैं समझाना चाहता हूं इसमें x इक्वल टू 2 रखो तो f of 2 plus 2 इक्वल टू f of 2 minus 2, तो यहां से आइडिया लगता है कि f of 4 इक्वल टू f of 0 है। सिमेट्रिसिटी से भी समझ में आ रहा है और यहां से भी समझ में आ रहा है। सिमिलरली f of 4 हमें 0 मिल चुका है। अब f of 7 plus x इक्वल टू f of 7 minus x लिखा हुआ है, तो यहां पर x की वैल्यू आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए 3 कर दो, तो पता चलता है कि f of 10 इफ इक्वल टू f of 4, तो यहां पर 10 पर भी वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि 0 पर 0 है, 4 पर 0 है और 10 पर 0 है। अगली वैल्यू जो 0 आएगी अगर अपन डिस्कस करें तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो 7 है वो इन दोनों के बीच में है। तो ये 3 का डिस्टेंस, ये 3 का गैप, तो
इधर भी 0 आएगी, मतलब अगर मैं और पीछे जाऊं तो 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 2 ये पॉइंट है, 7 ये पॉइंट है। 7 से 3 डिस्टेंस पीछे जाने पर 0 मिल रहा है, 7 से 3 डिस्टेंस आगे जाने पर 0 मिल रहा है, 7 से 7 डिस्टेंस पीछे जाने पर 0 मिल रहा है, तो 7 से 7 डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, दैट विल बी 14 पर 0 मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं फिर से बताऊं, अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं तो इसमें x इक्वल टू 7 रख दो, तो ये आ गया f ऑफ 14 इक्वल टू f ऑफ 0, और f ऑफ 0 पर वैल्यू 0 है तो 0 आ गया। तो मैं जो कह रहा था वो बात मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो रही है। तो यहां पर मोटा मोटा हमने ये पता लगा लिया कि 0 पर 0 है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 है, 4 पर वैल्यू 0 है, 10 पर वैल्यू 0 है, 14 पर वैल्यू 0 है। अब बात करते हैं, अगर इस तरह की दो इक्वेशंस हमें मिल जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। आप एक काम करो, इस इक्वेशन में x की जगह रख दो, x को रिप्लेस करो, रिप्लेस x बाई, कोई ऐसा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा कि हमें कुछ यहां पर जैसा दिया हुआ है वैसा मिल जाए, मोटिव ये है। तो वो रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है वो बताता हूं मैं, प्रैक्टिस करने से आएगा, बाकी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या रखना चाहिए। x बाई 5 माइनस एक्स, रिप्लेस x बाई 5 माइनस एक्स अपन रखते हैं तो शायद कुछ कहानी बने, या -5 माइनस एक्स रखते हैं। अब -5 माइनस एक्स क्या रखा, क्यों रखा, वो समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। वैल्यू पुट करने बाद 5 का डेटा कहां से आया वो बताता हूं, 7 माइनस 2 इज 5। अब माइनस क्यों लगाया वो कैलकुलेट करने में पता चलेगा। देखो इस इक्वेशन में -5 माइनस एक्स रखा, देखो यहां क्या मिलेगा, f ऑफ 7 माइनस 5 माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ 7 माइनस -5 माइनस एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ, ये बना 2 माइनस एक्स, एंड दिस इज एक्चुअली f ऑफ 12 प्लस एक्स, दैट इज x प्लस 12। और आपको पता है f ऑफ 2 माइनस एक्स यहां से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ 2 प्लस एक्स से, तो ये पता चला कि f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 12, और इसमें x की जगह रिप्लेस x बाई x माइनस 2, तो ये आपका बन जाता है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 10। तो क्या समझ में आया कि 10 इसका पीरियड है, 10 इज पीरियड, 10 इज वन ऑफ द पीरियड। तो अब हमें पूरी जो सिचुएशन है वो पूरी समझ में आ गई है कि 10 पीरियड है, f0 पर वैल्यू 0 है, f4 पर वैल्यू 0 है, f10 पर वैल्यू 0 है, और 10 पीरियड है तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वैल्यू 0 आना शुरू हो जाएगी। जैसे f10 पर वैल्यू 0 है, इसमें 10 ऐड किया, इसमें 10 ऐड किया, f14 पर वैल्यू 0 आ भी रही है, इसमें 10 ऐड किया, f20 पर वैल्यू 0 वो आ भी रही है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो हम मोटे मोटे तौर पर यह समझा सकते हैं कि अगर x का इंटरवल क्लोज 0 से 10 रहता है, ओपन 10 रहता है, तो fx इक्वल टू 0 के लिए x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, x इक्वल टू 0 यहां ओपन 10 और x इक्वल टू 4, टू वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो एक साइकिल में दो वैल्यूज आ रही है जिसमें लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो ओपन है। अगर मैं x का वैल्यू 0 से 20 बोलता हूं तो fx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 14, 2 इंटू 2 दैट इज 4 वैल्यूज आ रही है, मतलब दो साइकिल आ गई तो 4 वैल्यूज आ रही है। तो अगर मैं देखो कि -1000 से +1000 कितनी साइकिल्स कवर हो रही है, कितने पीरियड्स कवर हो रहे हैं, तो x जब -1000 से +1000 जाता है और इसमें 1000 को ओपन रख रहा हूं, तो उस केस में यहां नंबर ऑफ पीरियड कवर जो होंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स कवर्ड will be equal to 1000 minus this 1000 by 10, वो आएगा आपका 200। तो 200 पीरियड कवर हुए जिसमें 1000 ओपन है। ठीक,
एक पीरियड में, वन पीरियड में 2 जीरोज है एफ एक्स इक्वल टू 0 के। तो 200 पीरियड में 200 इंटू 2 दैट इज 400 जीरोज होंगे। लेकिन आप ये देखो कि इसमें 1000 को हमने ओपन किया था, तो आखिरकार एफ ऑफ 1000 पे वैल्यू क्या आ रही होगी अगर अपन देखें तो, चूंकि 10 पर वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो 10 के किसी भी मल्टीपल पर, मतलब 10 पीरियड है तो 10 के किसी मल्टीपल पर वैल्यू 0 ही आएगी, तो 1000 पर भी वैल्यू 0 आएगी, तो +1 मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस का आंसर इसमें 401 आएगा, +1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस का आंसर जो आएगा वो 401 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था एफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स का आंसर 401 आएगा, क्योंकि 1000 पर हमने वैल्यू अलग से ऐड करी। टोटल 200 पीरियड्स कवर हो रहे, जिसमें 1000 बाउंड्री वैल्यू था अपने इंटरवल का। सो दैट इज द सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम है, इसमें बोला है कि ये जो फंक्शन है ये आर से रियल नंबर से 0 से 2 तक डिफाइंड है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो तो ए की वैल्यू क्या होगी। ऑन टू का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो इस कोडोमेन के बराबर ही होना चाहिए। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो रेंज है इस फंक्शन का वो क्लोज 0 से 2 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यूज के लिए यहां बहुत सारे इंटरवल दिए हुए हैं, तो रेंज यही हो। अब रेंज यही हो इसका मतलब इस लॉगरिथम की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए। किसी भी नंबर का लॉगरिथम √13 पर 0 कब आएगा, जब n आपका 1 होगा। और किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू बेस √13/2 पर 2 कब आएगा, जब n आपका √13/2 होल पावर 2 दैट इज 13/4 होगा। तो n 1 से √13/4 के बीच में रहे तब हम बोल पाएंगे कि इसकी जो रेंज है वो 0 से 2 होगी, इस लॉगरिथम की रेंज। तो इस n की जगह हमारे पास लिखा हुआ है sin² x प्लस sin x प्लस a। अगर हम ध्यान से सोचें तो sin² x प्लस sin x प्लस a जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है sin x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/4। सो इट्स वेरी मच क्लियर कि sin x प्लस हाफ होल स्क्वायर का वैल्यू प्लस a माइनस 1/4 का वैल्यू बड़ा होगा। sin x का प्लस हाफ का मिनिमम वैल्यू के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा, तो बड़ा होना चाहिए a माइनस 1/4 से। तो इट्स 0 प्लस a माइनस 1/4। और इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएगा, 1 रखने पर मिलेगा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4। तो छोटा होना चाहिए 9/4 प्लस a माइनस 1/4 से। ठीक है, तो इस क्वांटिटी का जो रेंज है ये पूरा एक्चुअली में यही है, sin² x प्लस sin x प्लस a का जो रेंज है वो a प्लस 2 से छोटा और a माइनस 1/4 से बड़ा, ये आ रहा है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि ये n की जगह है और n जो है वो 1 से 13/4 के बीच में होना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं कि n इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, n अगर इस रेंज में आएगा तभी इसका जो डोमेन है वो उस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। ये फंक्शन का जो वैल्यू है ये उस रेंज में सैटिस्फाई करता हुआ हमें नजर आएगा। तो अपन a का वैल्यू ये 1 आने के लिए डिस्कस करें। अगर n 1 है मतलब मिनिमम वैल्यू 1 है तो a माइनस 1/4 अगर 1 हुआ तो a 5/4 होगा। अब चेक करते हैं जब a 5/4 अगर हो गया तो a प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। इसकी वजह से a प्लस 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 5/4 प्लस 2 दैट इज 13/4। आहा, ये तो मतलब एग्जैक्ट मैच हो गया डेटा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि a की वैल्यू जैसे ही 5/4 रखेंगे तो ये n हमारा 1 से 13/4 के बीच में फंस जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो ये इस खूबसूरत सवाल का सॉल्यूशन हो गया। बच्चों एक खूबसूरत सवाल देखते हैं। हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है ना। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो अपन को सीखना है।
तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि हमारा बेस फंक्शन क्या हो सकता है जहां से हम सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड्यूलस हो गया। तो y इक्वल टू, सबसे पहले बनाइए ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x के मॉड्यूलस का। तो उससे भी पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बनाइए। वो आपका कुछ ऐसा होगा, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, 2 पर वैल्यू 0 आ रही है, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। इसका जो वर्टेक्स है वो 1 पर होगा, तो 1 रखने पर इसमें वैल्यू -1 आ रही है। तो ये इस पैराबोला का हमने ग्राफ बना दिया। मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका 1, -1 है। ठीक। अब दूसरा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, मतलब इसकी मॉड वैल्यू। मॉड वैल्यू का मतलब हो गया ये जो भी नंबर है इसका अगर मॉड लोगे तो नीचे नेगेटिव वाली वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। जो वैल्यू 1 पे -1 आ रही थी उसका मॉड लेने पर वो वैल्यू अब 1 हो गई। डन। इसके बाद ये बोला गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 से सब्ट्रैक्ट करो। ये जो वैल्यू है वो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड -3। मतलब इस ग्राफ में हर चीज 3 से डाउन कर देंगे। मतलब 0 पर वैल्यू 0 आ रही थी, 2 पर वैल्यू 0 आ रही है तो 2 पर वैल्यू -3 आएगी। 1 पर वैल्यू 1 आ रही है तो 1 - 3 दैट इज -2 आएगी। तो वो ग्राफ होगा हमारा कुछ ऐसा। जीरो पर वैल्यू -3 आ रही होगी, 1 पर वैल्यू -2 आ रही होगी। और 2 पर वैल्यू वापस -3 आ रही होगी। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये वाले पॉइंट कौन से, तो ये भी बहुत बड़ा काम नहीं है, ये अपन पता लगा सकते हैं कि ये वो पॉइंट कौन से। ये वो पॉइंट है जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो ये फंक्शन 0 कब होगा, जब ये क्वांटिटी 3 होगी। तो ये मॉडुलस 3 कब हो रहा होगा, तो वो हमें पता लगाना है। तो ये काफी आसान होगा पता लगाना, वो अपन जज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 0 कब हो रही होगी आप अलग से कैलकुलेट कर लो। इक्वल टू 3 कब हो रहा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और -3 कब हो रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -3 इक्वल टू 0। तो यहां पर x की एक वैल्यू 3 आ रही है और x की एक वैल्यू -1 आ रही है। तो ये जो पॉइंट है ये -1, 0 और ये 3, 0 आ रहे हैं। तो पॉइंट भी हमने पता लगा लिए इस ग्राफ में। ये ग्राफ अभी तक यहां तक बना है। अब फिर से सोचिए कि जो पूरा ग्राफ जो बनाना है उसमें ये वाला पार्ट बन चुका है। अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का नियम यह है कि एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो भी पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस में, ऊपर आ जाएगा। और ऊपर वाले पार्ट से बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है, ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है। तो देखो कैसे करेंगे अब। इसके बाद हम बनाने वाले हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 का ग्राफ। और वो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। पॉइंट लिख देते हैं -1, 0, 1, 2, 3। -1 से पहले ग्राफ ऊपर है, 3 के ऊपर भी ग्राफ ऊपर है, हमने बना दिया। ठीक है। इसके बाद 1 पर वैल्यू जो आ रही है वो -2 आ रही है, इसका मॉड लेंगे तो 1 पर वैल्यू 2 हो जाएगी। 0 पर वैल्यू -3 आ रही है तो 0 पर वैल्यू अब 3 हो जाएगी। और 2 पर भी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम इसका रिफ्लेक्शन सा ड्रॉ करते हैं। इसका रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, तो ये ऐसा हुआ, फिर ये वापस यहां मैक्सिमम बनाया तो रिफ्लेक्शन में यहां मिनिमा बनाएगा ऐसे, और फिर वापस हमने यहां पर ज्वाइन कर दिया। तो अब तक हम देख सकते हैं कि हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ करना था हमने कर दिया। ये पॉइंट 1, 2, ये पॉइंट 2, 3 और ये पॉइंट 0, 3 हमारे सामने आ गया। ये ग्राफ हमने इसका बना दिया, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक फंक्शन को ऐसे आगे बढ़ाते हुए हम ये ग्राफ बनाएंगे। अब आगे
ये पूरी वैल्यू के आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है, इसके आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या करें? माइनस का मतलब क्या, ये पूरी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। तो अगर मैं यहां माइनस लगा दूंगा, हर एक वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। सारी वैल्यूज रिवर्स हो गई। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, -1, 0, ये आपका आ गया 0, -3, ये आपका आ गया 1, -2। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा, वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है। और ये आपका आ गया 2, 3, और ये आपका आ गया 3, 0। अब इन सब वैल्यूज में मुझे 7 ऐड करना है, 7 ऐड करना है। 7 ऐड करने का मतलब यहां पर 7 ऐड करेंगे तो हर एक वैल्यू में 7 प्लस हो जाएगा, हर एक वैल्यू 7 से ऊपर हो जाएगी, हर वैल्यू 7 से ऊपर होने वाली है। तो वो मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड -3, और हर एक वैल्यू 7 से ऊपर होने वाली है। तो -1 पर अब वैल्यू आएगी 7, ठीक है। 0 पर वैल्यू आएगी 4, ठीक है। और ये पूरा ग्राफ ऐसे उठ जाएगा, तो 0 पर वैल्यू आएगी 4, एज इट इज उसको ऊपर 7 खींच देंगे, ठीक है। इसमें 7 ऐड करें 5 मिलेगा, तो 1 पर वैल्यू आएगी 5। इसमें 7 ऐड करें, ये 2, -3 रहा होगा, इसमें 7 ऐड करें 4 मिलेगा, उसके बाद इसमें 7 ऐड करें 3, 7 बन जाएगा, और ये ग्राफ हमारा बन गया इसका। इसके बाद इस ग्राफ का लेना है मॉड। इस ग्राफ का मॉड लेना है तो क्या करेंगे वो भी बता देता हूं। पॉइंट्स हमारे पास हैं सारे के सारे। इस ग्राफ का मॉड लेंगे पूरे का, तो जो नीचे वाला भाग है उसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पर रहेगी। सो 0, -1, थोड़ा गैप को एडजस्ट करते हैं, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो इट इज 7, ओके, एंड दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इस पूरे का मॉड लेना है, और ये -1 है, ये 1, ये 2, ये 3। जो पार्ट ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, तो ये पॉइंट कोई आ रहा होगा तो -1 से थोड़ा छोटा नंबर होगा, और ये पॉइंट 3 से बड़ा नंबर होगा, तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और बाकी पूरा सेम रहेगा। तो 7 पर वैल्यू आ रही है, -1 पर वैल्यू आ रही है 7, और 1 पर वैल्यू आ रही है 2, 1 पर वैल्यू आ रही है 5, और 0 पर वैल्यू आ रही है 4, और 2 पर वैल्यू आ रही है 4, 3 पर आ रही है 7। अब देखिए मैं उसी सीक्वेंस में इसे ज्वाइन कर दूंगा, फिर 4 से ज्वाइन करना है, फिर मैक्सिमा, फिर 7, ये मैंने इसको बना दिया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ प्रॉब्लम, इसके बाद बोला है कि इसका भी मॉड ले लो, y पे मॉड लगा दो। y पे जब मॉड लगाना है तो क्या करना होता है, तो ये आपका बन चुका है। तो y पे मॉड का मतलब हो गया जैसा ऊपर है वैसा नीचे, तो ये हम रिफ्लेक्ट करा देंगे कुछ इस तरह से।
ऊपर की इमेज नीचे आ जाती है जब y पे मोड़ लेते हैं। 1 पे वैल्यू यहाँ 5 आ रही थी, यहाँ पर -5 आएगी, और 0 पर वैल्यू 4 आई थी, यहाँ -4 आएगी। इसी तरह से 2 पर वैल्यू भी -4 आएगी, और 3 पर वैल्यू यहाँ पर -7 आ रही होगी। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसमें आपको सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले होंगे, तो आई होप कि इस एक सवाल से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर fx की एक क्यूबिक फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इसको जजमेंट के लिए पूछा गया है कि ये फंक्शन 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, या ऑन टू होगा, या इन टू होगा। ये आपसे डिस्कस करने को बोला इन्होंने कि फंक्शन मैनी 1 होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या इन टू होगा। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि ये फंक्शन एक क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल is always minus infinity to infinity. So range is R. तो रेंज R होने की वजह से फंक्शन R to R डिफाइंड है, तो ये ऑन टू तो वैसे ही हो गया। मैं यहाँ पर इन जनरल बात करना चाहूंगा, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उन सब की रेंज R होगी, उन सब की रेंज R होगी, तो वो हमेशा आपका ऑन टू होगा अगर R दिया हुआ है तो। अब यहां बात करते हैं 1 1 और मैनी 1 की। 1 1 मैनी 1 की जजमेंट के लिए हम कहेंगे या तो फंक्शन ऐसा इंक्रीजिंग हो जाए या फंक्शन ऐसा डिक्रीजिंग हो जाए, तो 1 1 होगा, और अगर फंक्शन ऐसा घूम रहा है तो वो मैनी 1 होगा। घूम रहा है तभी एक y के लिए हमें बहुत सारे x मिल रहे हैं, और ऐसे में ये 1 1 होगा। तो ये कैसे होगा, ये इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा, और ये डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव हमें जजमेंट देगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स डिफरेंशिएट इट। और जब डिफरेंशिएट किया तो यहाँ x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और ये क्वाड्रेटिक बन के डिफरेंशिएट करने के बाद, और इस क्वाड्रेटिक को एनालाइज करें तो इसका d जो है वो आपका आ रहा है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, जो कि नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव आने की वजह से ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी। दैट इज f' जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, सो fx जो है वो इंक्रीजिंग आ गया। fx इंक्रीजिंग आते ही हमने ये स्टैंड ले लिया कि ये हमेशा 1 1 होगा। तो डेफिनेटली ये 1 1 आ चुका है, 1 1 आ चुका है, ऑन टू आ चुका है, तो अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 1 ऑन टू। यहां पर हमारे पास एक क्यूबिक है जिसके बारे में हमें जज करना है कि ये 1 1 ऑन टू मैनी 1 मैनी 1 में से क्या होगा और ऑन टू इनटू में से क्या होगा। फंक्शन जो है R to R डिफाइंड है, मतलब रियल सेट ऑफ नंबर से रियल सेट ऑफ नंबर्स तक डिफाइंड है। कैसे जजमेंट देंगे वो मैं बताता हूं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है, द रेंज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज R। रेंज क्यूबिक पॉलिनोमियल का R है, और ये कोडोमेन भी है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हियर, सो दैट इज द रीजन दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है। अब आगे बात करते हैं। 1 1 मैनी 1 के लिए हम इसके डेरिवेटिव को एनालाइज करते हैं। f' आ गया 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18, 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 6x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। ये कुछ ऐसा बनता है। आप ये ऑब्जर्व करो कि f' का जो वैल्यू है वो -1 और 3 के हिसाब से यहां ये वैरी करता है। -1 और 3 में इसके दो जीरोस आ रहे हैं। -1 से छोटे पर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, 3 से बड़े पर पॉजिटिव दे रहा है, और इस रेंज में नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब f' पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। f' नेगेटिव है तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में f' पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि fx जो है -1 से छोटे पर इंक्रीज कर रहा है,
-1 से 3 के बीच में वापस डिक्रीज कर रहा है और 3 के बाद वापस ये इंक्रीज कर रहा है। इस फंक्शन को हम ये फील कर सकते हैं कि f ऑफ -1 अगर निकाल के देखें तो f ऑफ -1 मतलब यहाँ पे जजमेंट हो चुका है कि फंक्शन ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, और चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मैं यहाँ पर ये बोल दूंगा कि ये ग्राफ एक y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो 3x पर कट करेगी। तो दैट इज द रीजन ये मैन इवन है। तो यहां पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फंक्शन मैन इवन ऑन टू है। फिर भी थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए और ग्राफ को थोड़ा सा और फील करने के लिए मैं f ऑफ -1 यहां पर निकालूंगा। वो आपका आएगा -2 -6 प्लस 18 प्लस 17, तो ये 10 ये 27 आ रहा है। और f ऑफ 3 अगर मैं निकालूंगा तो ये आ रहा है 27 2 54 माइनस 9 6 54 माइनस 54 प्लस 17, जो काफी नेगेटिव आ रहा है, मतलब कम आ रहा है वैल्यू। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे और f ऑफ 0 का वैल्यू 17 आ रहा है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा 0 पर ग्राफ 17 पर है, -1 पर ग्राफ 27 पर है, और 3 पर जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड पर है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां से यहां तक 3 तक डिक्रीज करेगा, फिर यहां बॉटम बनाएगा, उसके बाद वापस इंक्रीज करेगा। सो दिस विल बी द, और यहां से -1 से पहले ग्राफ जो है वो थोड़ा इधर जाएंगे तो गिरता हुआ नजर आएगा और इधर से आएंगे तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो दिस इज द लुक ऑफ दिस द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और क्लियरली हम बोल पा रहे हैं कि इसकी रेंज -∞ से +∞ है, और जो ये फंक्शन किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है इस ग्राफ को, तो दैट इज द रीजन ये मैन इवन है। तो ये फंक्शन मैन इवन ऑन टू है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू। इस लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक हमारे सामने आ गई है। समझने की कोशिश करें, इस fx के अंदर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास आ गया है, 2x² माइनस 5x अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और इस f की जो डोमेन यहाँ पे दी हुई है वो 1 to ∞ है, और वो रियल नंबर सेट तक जा रही है, 1 to ∞ और रियल नंबर सेट तक जा रही है। अब इसमें आप क्या समझ सकते हैं कि लॉग के अंदर कोई भी नंबर जो है, अगर हमें रखना है लॉग के अंदर, अगर हम log x के बारे में बात करें तो x जो है वो 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा इस रेंज में होता है। और ऐसा रखने से जब ये वैल्यूज हम इस लॉग के अंदर रखते हैं तो log x की जो वैल्यूज है वो -∞ से ∞ तक आती है, -∞ से ∞ तक ट्रैवल करती है। और यहाँ पर इस फंक्शन की जो कोडोमेन r दे रखी है और फंक्शन को ऑन टू होना है, तो ये क्लियर हो गया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी r होनी चाहिए, रेंज मस्ट बी r। तो रेंज इसकी r कब होगी वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंज इसकी r होने के लिए ये जो इनपुट है ये 0 से ∞ जाना चाहिए, तब रेंज r होगी। अब ये इनपुट 0 से ∞ कब जाएगा, जब इसमें ओपन 0 से ∞ कब जाएगा, जब 1 to ∞ रखने पर ये वैल्यू इसमें x = 1 रखने पर ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो जाए। मतलब एक इंस्टेंस ये समझ में आता है कि x = 1 रखने पर, इसमें x = 1 रखते हैं तो हमें इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो रख के देखते हैं, 2 - 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करने पर अल्फा की एक वैल्यू 1 आ रही है और अल्फा की दूसरी वैल्यू आ रही है 2/3। अब अल्फा की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब आखिर क्या खास बात है इन दोनों वैल्यूज में। मान लो मैं अल्फा की वैल्यू 1 रखता हूं, तो इस एक्सप्रेशन का आखिरकार होता क्या है ना। लॉग के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, से gx। तो इस gx का होता क्या है। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा x - 1 × 2x - 3 से, और जब मैं इसको पॉजिटिव करूंगा x - 1 × 2x - 3, लॉग के अंदर होने की वजह से ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको जब मैंने पॉजिटिव किया तो x की रेंज आ रही है -∞ to 1 यूनियन 3/2 to ∞। यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये पॉजिटिव दो रेंज में हो रहा है, तो -∞ to 1 में और 3/2 to ∞ में।
तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 हमने रखी तो उस केस में इस फंक्शन का जो डोमेन 1 टू इन्फिनिटी हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसका डोमेन हमें 3/2 के से इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी टू 1 मिलेगा। 1 से 3/2 की वैल्यूज कवर नहीं होगी इस डोमेन की वजह से। सो दैट इज द रीजन अल्फा इक्वल टू 1 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अल्फा की दूसरी वैल्यू की, जो कि 2/3। मान लो अल्फा मैंने 2/3 रख दिया। अब इस एक्सप्रेशन, इस gx का वैल्यू होता क्या है वो देखते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2/3 एक्स प्लस 3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर। सो लेट्स चेक कि हो क्या रहा है यहां पर। सो 2x स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 4/3 और 2/3 कॉमन ले लिया मैंने और यहां बनता है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। 2/3 x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 आ गया। अब लॉग के अंदर होने की वजह से इस gx को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये 2/3 और ये 1 पॉजिटिव इस रीजन में हो रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी का जो डोमेन वाला इंटरवल है वो हमें मिल रहा है और 1 से इन्फिनिटी में क्वाड्रेटिक 1 भी होगा। 1 क्यों होगा, फील करने की कोशिश करें। इस एक्सप्रेशन के दो रूट्स आ रहे हैं, एक 2/3 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी में ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग होगा और लॉग खुद इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन, ये इंक्रीजिंग वैल्यू इसके अंदर जाएगी तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग ही हो जाएगा। तो इसलिए fx भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो fx इंक्रीजिंग होगा तो 1 हो गया। और ऑन टू होने के लिए हमने चेक कर लिया था कि भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिटी जानी चाहिए। तो जब आप अल्फा इक्वल टू 2/3 रखते हो, मतलब मैं समराइज कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू जब 2/3 रखते हो तो gx ये बनता है और उस केस में जो डोमेन हमारा मिलता है वो 1 से इन्फिनिटी वाला एक कंटिन्यूअस इंटरवल हमें मिल जाता है पूरा जो इस गिवन फंक्शन के डोमेन से हमें मैच होता हुआ नजर आता है। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 2/3 भी एक पार्ट है, लेकिन वो हमें कंसीडर इसलिए नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना था कि 1 से इन्फिनिटी के केस में, 1 से इन्फिनिटी तक जाते हुए हमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग नजर आना चाहिए, है ना। पूरे 1 से इन्फिनिटी की रेंज में इंक्रीजिंग होना चाहिए और 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज अल्फा इक्वल 2/3 में x की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी कवर हो रही है और ये फंक्शन 1 और ऑन टू आ रहा है। तो दैट इज द रीजन ये इस क्वेश्चन का आंसर में जो अल्फा की वैल्यू पूछी गई है वो ये a की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी अल्फा इक्वल टू 2/3। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 एंड ऑन टू एंड लॉग के साथ क्वाड्रेटिक मिक्स करके एक खूबसूरत सवाल बनाए, तो वो आप यहाँ पर इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन R में 1 है तो a की वैल्यूज क्या होगी। तो 1 होने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, तो 1 तभी होगा जब या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तभी ये 1 हो सकता है। इसका मतलब हुआ f' आपका पॉजिटिव होगा अगर ये केस हुआ तो, और ये वाला केस हुआ तो f' नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर ये जो fx लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। f' निकालने के लिए d/dx ऑफ ये जो रेशियो आपको दिख रहा है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। u/v के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां बनेगा v² और v इंटू du/dx, दैट इज इसका डेरिवेटिव, माइनस ये फंक्शन u इंटू v का डेरिवेटिव, दैट इज 2x + 1। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। 2x इंटू x² इज 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 2xa प्लस x² प्लस 3x प्लस a, नीचे x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। अब ये यहाँ 2x³ आएगा, लेट इट क्लियर, 2x³ और 6x²। ठीक है, तो यहाँ आप देखें 2x³ और 2x³ कैंसिल हो गया और 2x² प्लस 3x² इज 5x² और यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर आ रहे हैं 7x² और वो सब्ट्रैक्ट करने पर बन रहा है -2x²। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर 2x प्लस 3x इज 5x,
5x minus 3x is 2x, 2x minus 2xa, that is minus plus times 2 times 1 minus a into x, एंड कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस ऑफ 3 माइनस ए यहाँ पर दिख रहा है, और ये आपके सामने कुछ नजर आ रहा है। अब देखो समझो, एफ डैश एक्स या तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। अब ये जो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन है, इसमें आप ऑब्जर्व करो तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है और नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या तो हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा या हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर आप इसके लीडिंग कोफिशिएंट को देखो तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। तो एक चीज हो गई, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसके 3 तरह के पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं, या फिर ये, या तो ये वाला, या ये वाला, या फिर ये वाला। इस ग्राफ में डी पॉजिटिव होता है, लेकिन जो ये एक्सप्रेशन है ये कभी पॉजिटिव आ रहा है और कभी नेगेटिव आ रहा है। इस ग्राफ में डी या तो डी जीरो होता है और इसमें एक्सप्रेशन नेगेटिव नेगेटिव या जीरो आ रहा है, और इस केस में डी नेगेटिव होता है और इस केस में पूरा एक्सप्रेशन हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है। तो हमेशा ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा नेगेटिव ही होना है, और हमेशा नेगेटिव होने के लिए इसका जो डी है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए या मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब जाके हम बोल पाएंगे कि इफ फॉर बीइंग 1 1 है ना, फॉर 1 1 इट मस्ट बी एफ डैश एक्स जो है इसका नेगेटिव आना चाहिए या जीरो आना चाहिए, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। तो अब ये नेगेटिव कब आएगा? जब ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमेशा नेगेटिव कब होगा? या जीरो होगा, तो उसके लिए डी नेगेटिव आपने बोल दिया। तो इस एक्सप्रेशन का जो डी है ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का, वो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो उसका डी आएगा 4 इंटू 1 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 3 माइनस ए। सिंप्लीफाई किया तो 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 एंड प्लस 6 and minus 2a, and this is coming equal to a square minus 4a plus 4 plus 3. You can observe that this is a positive, this is a minus 2 whole square plus 3, तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कभी नेगेटिव आ नहीं रहा। इसका मतलब जो इसको नेगेटिव होना था वो हो नहीं पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। तो इस पैरामीटर a की वैल्यू जो इस फंक्शन में दी हुई है, ऐसी कोई a पॉसिबल नहीं होगा जब ये फंक्शन 1 1 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो आंसर आएगा a बिलोंग्स टू 5। दैट इज द केस। बच्चों एक ये खूबसूरत सवाल है जिसमें एक a की फॉर्मेट में, एक पैरामीटर a की फॉर्म में एक fx लिखा हुआ है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं किया है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बस इसका एक्सप्रेशन ऐसा है। तो अगर डिक्लेयर नहीं किया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो देयर इज अ चांस कि ये जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो सकता है। तो बात आ रही है कि a की पॉसिबल वैल्यूज बताइए जब ये फंक्शन जो है वो इनटू हो, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये इनटू फंक्शन हो, मतलब जो इसका रेंज आए ना वो इस कोडोमेन के बराबर नहीं आए, मतलब रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ r because r is a codomain of this function. रेंज शुड नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब रेंज कोडोमेन के बराबर कब कब होती है वो देखें। अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो रेंज होती है वो आपकी r होती है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब लाइक द फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसकी भी रेंज r होती है, तो मतलब ये फंक्शन लीनियर भी नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक चलेगा और कांस्टेंट भी चलेगा। तो अब देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, इसकी कंसीडर बात करें। इसको कंसीडर करते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब a स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 0 करके देखते हैं। तो यहां पे a की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 2 और माइनस 2 आ रही है, प्लस 1 माइनस 1 2 और माइनस 2 आ रही है। अब इसमें यहां पर आप अगर देखें
तो +1 -1 2 और -2 जो आ रही है, इसमें एक ही वैल्यू जब आप 1 रखते हैं तो उस केस में ये फंक्शन 1 रखने पर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, और फंक्शन जो है एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। और लीनियर अगर ये बन गया तो इसकी रेंज R हो गई। सो a = 1 इज नॉट अलाउड, बिकॉज हमें रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं चाहिए, मतलब रेंज नॉट इक्वल टू R वाले केसेस हमें चाहिए। अब a = -1 की बात करें तब भी ये लीनियर बन रहा है, तब ये लीनियर नहीं बन रहा है, तब ये 4 बन रहा है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4 आ जा रही है। इस केस में इसकी रेंज जो है वो 4 हो गई, और ये 4 सबसेट ऑफ R है, नॉट इक्वल टू R है, तो a = -1 अलाउड हो गया। अब a = 2 की बात करते हैं, a = 2 रखने पर ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक, fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, तो इसका रेंज सबसेट ऑफ R होगा, तो इस केस में ये a = 2 भी अलाउड हो गया। और a = -2 की बात करें, a = -2 की बात करें तो उस केस में भी ये फंक्शन 3 के बराबर आ गया, आप देख सकते हैं, तब भी ये अलाउड हो गया, मतलब a = -1 अलाउड है, 2 अलाउड है और -2 अलाउड है। ये हमने वो केस देखा जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी लीनियर कब नहीं होगा, जब -1 और -2 नहीं होगा, तो वो -1 और -2 इसके जीरोस हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमें ऑल इन ऑल यही 3 वैल्यूज ऑफ a नजर आ रही है, जिसके लिए ये फंक्शन का जो रेंज होगा वो R नहीं होगा। और क्वेश्चन में ये पूछा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 3। सो 3 इज द काउंट ऑफ number of values of a according to the given condition. That is the answer of this question.